अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सियासी हलचल जारी है मुल्क में और ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी जारी है। अभी हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो लीक हुई और आज एक और ऑडियो लीक हो गई जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा गुलाम महमूद डोगर साहब CCPO लाहौर से बात कर रही थी, गुफ्तगू कर रही थी। उसके बाद भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया और यूं तासुर मिल रहा था कि जैसे PTI के साथ कोई गठजोड़ है गुलाम महमूद डोगर साहब का और शायद उसको किसी न किसी तौर पर अदलिया के साथ भी मिलाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा कुछ सिलसिला है? ये तो बात एक अपनी जगह अहम है ही, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात ये भी है कि ये ऑडियो लीक्स हो कैसे रही हैं, किस तरह से ये रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, किस कानून के तहत हो रही हैं और किस कानून के तहत रिलीज़ भी हो रही हैं और उसके ऊपर बाकायदा एक नैरेटिव भी बिल्ड होता हमें नज़र आ रहा है। नैरेटिव की बात हो रही है तो PMLN की बात ज़रूर करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा भी एक नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं आजकल और जहां वो पहले इमरान खान साहब पे तनकीद कर रही थी, अब वो सहूलतकारी की बात कर रही हैं और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अदलिया के कुछ हिस्से से नाला भी हैं और उसके ऊपर शिकवा कुना भी हैं। तो ये सारी सूरत हाल और मरियम नवाज़ साहिबा का इस मुश्किल वक्त में, माशी मुश्किलात में ये कहना कि हुकूमत उनकी नहीं है, अपने आप को हुकूमत से एक अलग शख्सियत जाहिर करना, क्या ये बयानिया उनका काबिल कबूल होगा? अवाम की हमदर्दी समेट पाएंगे या नहीं? ये और जो कुछ भी हमारी सियासत में इन दिनों हो रहा है उसके हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और ख़ास तौर पर आज मैं खुशामदीद कहूँगी उस्मान साहब को भी। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन भी रहे हैं और मेरे लिए तो उस्तादों का दर्जा रखते हैं। तो उस्मान भाई, आप तशरीफ़ लाए हैं स्टूडियोज़ में, आपका बहुत शुक्रिया, आपको भी वेलकम कहती हूँ। लेकिन बात का आगाज़ करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, सबसे पहले तो ऑडियो लीक्स की, चूँकि आजकल एक मौसम चल रहा है और हर रोज़ हम कोई नई ऑडियो लीक देखते हैं, सुनते हैं, तो ये जो डॉक्टर साहिबा की ऑडियो लीक है, ये आपको कोई कॉन्ट्रोवर्शियल ऑडियो लीक लग रही है या आपको लगता है कि ये एक जनरल सी बात है कि गुलाम महमूद डोगर साहब, ज़ाहिर है PTI के अपने कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी से मुतालिक, ये वो जो उनके साथ कुछ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं उसके लिए भी, तो वो उसके हवाले से अगर कोई उनसे बात कर रही है तो एक नॉर्मल बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए सीधी सी बात है, ये जो ऑडियो लीक सामने आई है डॉक्टर यास्मीन राशिद की और गुलाम महमूद डोगर साहब की, अच्छा, मेरा इन दोनों से कई दहाइयों से ताल्लुक़ है, मेरा अपना ज़ाती उनसे ताल्लुक़ है, दोनों शख्सियात से। लेकिन आपने जो कहा कि ये जो बात है, मैं समझता हूँ कि ये चाहे मामूली बात हो या रूटीन की बात हो, मुख्तलिफ सियासतदानों का राब्ता होता है, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से और इस तरह के मामलात में। आजकल देखें PTI का बहुत कंसर्न है खान साहब की गिरफ्तारी को लेके, तो उन्हें ये पता है कि गुलाम महमूद डोगर साहब, जिन पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो PTI के लिए हमदर्दी रखते हैं, उन्होंने ही उन्हें लगाया भी था और जो फुटेज उनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही साहब के साथ आई उस पर भी बड़ा शोर मचा था। तो आम इस ऑडियो के जरिए तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे गुलाम महमूद डोगर साहब की वापस तैनाती में इमरान खान साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने ये बात की भी है अपनी उस ऑडियो में। ये मैं समझता हूँ गुफ्तगू जो है ये मामूल की भी अगर कार्रवाई हो तो भी ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये मामूल की कार्रवाई नहीं है। अब तो वैसे हमारे मुल्क में ये भी मामूली बन गया है। समीना देखें जिस रूटीन से आ रही है। देखिए, बात पता क्या है, यही चीज़ें हैं जो मामलात को ख़राब करती हैं। हम अगर इस तरह की गैर कानूनी चीज़ों को भी मामूल की कार्रवाई करार दे के इस पर हंसना शुरू कर देंगे तो उसका रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। देखिए, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में मुल्क की जो आला तरीन अदलिया है उसमें से 15 में से 14 जज साहिबान बैठे हैं सर जोड़ के, और हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक उस पर उन्होंने ये ऑडियो लीक्स के मामले पे ही गुफ्तगू की है और उन पे ये जो बात है ये भी डिस्कस हुई है कि बहुत सारी मज़ीद ऑडियो लीक्स जो होने वाली हैं उनमें क्या जुडिशली को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह से टारगेट किया जा सकता है या किन लोगों की वो गुफ्तगू है। इस पे मैं आपका फर्दर भी लेती हूँ कि क्या ये होना चाहिए कि क्या अपने लोगों में ये देखना पड़ेगा कि वाकई कोई लोग कहीं अपनी जानिबदारी रखते हैं या फिर इसको इस तनाजुर में देखना पड़ेगा कि क्या बाकायदा कोई अदलिया को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं उस्मान साहब से ज़रूर इस पर राय ले लूँ। उस्मान साहब, ये जो ऑडियो टेपिंग है और जिस तरह से ये रिलीज़ की जा रही हैं, ये तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कंटिन्यूटी में हम चीज़ें देख रहे हैं, ये किस कानून के तहत है और इस पर आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त इनकी टाइमिंग्स
पे जो है क्वेश्चन किया जा सकता है कि कोई ख़ास मकसद है इनका? जी समीरा, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान साहब ने जिस तरह बात की, मैं तो इसको किसी और एंगल से देखता हूँ। आपने बात की कि इदारों को मुलायन किया जा रहा है। एक हम ये देख रहे हैं कि जो सूरत हाल हमें दरपेश है इस वक्त, कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जिसकी साख उस तरीके से कायम हो। अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। और आपने ये ऑडियो लीक की बात की, ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है कि आपकी प्राइवेसी है। आप ये देखें कि जहाँ जिस मुल्क का वजीर आज़म अपने ही वजीर आज़म हाउस में गैर महफूज है, शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो सामने आई, उससे पहले इमरान खान साहब वजीर आज़म थे, उस वक्त उनकी बाद में ऑडियो सामने आई। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई इस दौरान आपने क्या कार्रवाई की? क्या आप उन जिम्मेदारान को कटहरे में लाए बतौर वजीर आज़म भी, या उससे पहले इमरान खान साहब के दौर में जो होता रहा तो सब कुछ आपने, आप इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी फलाने ने ये किया तो उसके खिलाफ ये हो। अब शहबाज शरीफ साहब की भी ऑडियो सामने है और इस वक्त भी वो वजीर आज़म हैं। क्या कोई ऐसी रिपोर्ट आपने देखी कि जी ये जिम्मेदार था और इसको हमने अकाउंटेबल ठहराया और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? और आप ये देखें तो कल की बात है, जिस तरीके से यास्मीन राशिद साहिबा और गुलाम अहमद डोगर साहब की गुफ्तगू सामने आई है और इसको जोड़ा जा रहा है इन हालात के साथ, इमरान खान साहब के साथ। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अकाउंटेबिलिटी का अमल शुरू नहीं करेंगे, जिम्मेदारान को कटहरे में नहीं लाएंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी। और ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लूप होल्स हैं। हम किस किस्म के मुल्क के अंदर रह रहे हैं कि जहाँ पे कोई भी महफूज नहीं है। अब ये होता है ना, आप कहते हैं जी व्हाट्सएप के ऊपर ये यकीनन बात हुई होगी। हम कहते हैं कि व्हाट्सएप पे गुफ्तगू महफूज है, इससे तो कोई भी महफूज नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हम गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो है उसके ऊपर आप एतबार नहीं कर सकते। अब आलमी आप क्या इस इदारे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि जी मैंने ये गैजेट यूज़ किया है और मेरी प्राइवेसी जो है वो मुतासिर हुई है? और ये तो इतना बड़ा उस्मान साहब, जो इमरान साहब एक मैं इसमें पॉइंट दूं, जो उस्मान साहब ने भी बात भी की है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर भी महफूज नहीं है। मुझे याद आ रहा था इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू जिसमें वो बड़े खुले तरीके से ये कह रहे थे कि एजेंसीज के पास तो सारी रिकॉर्डिंग होती है, उन्हें सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या, और उस पे उस वक्त उन्हें कोई एतराज भी नहीं था। नहीं, उस वक्त तो सबीना उनकी तारीफ करते थे कि ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, अच्छी बात है। उस वक्त वो ये कह रहे थे कि उन्हें पता होता है कि मैं कोई डील नहीं, अगर मुझे और मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि मैं करप्शन नहीं। लेकिन सबीना, जो मैं एक छोटी सी बात ये जरूर करना चाहूंगा, उस्मान साहब ने जो जिक्र किया ना कि कोई पकड़ा गया या नहीं, तो शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम जो गुफ्तगू सामने आई थी उसमें एक साहब गिरफ्तार भी हो गए थे, उन्हें बावलपुर से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसके बाद अलमिया ये है कि वो भी नहीं पता कि जो बंदा पकड़ा भी गया, साबित भी हो गया, तो उसके साथ क्या हुआ। जब लोगों को सजा या जजा का मामला नहीं होगा तो लोगों की फिर हौसला अफजाई होगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये ताने बाने जाके कहीं वहां तो नहीं मिलते जहां जाके सबके फिर पर जलते हैं, इसलिए सब खामोश भी हो जाते हैं? इस पर मैं आगे आती हूँ, लेकिन मैं पहले चौधरी साहब को भी शामिल करूँ। चौधरी साहब, ये बड़ा एक सीरियस कंसर्न है और सबको इस पे जाहिर है तशवीश है कि ये टैपिंग और इस तरह से इनको ऑडियो का रिलीज होना ये बिल्कुल भी खिलाफ कानून है और उसके ऊपर बिल्कुल मजम्मत भी होनी चाहिए। लेकिन जो ये अभी रिसेंट ऑडियो आई है, आप समझते हैं इसमें कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ है? क्या वाकई ब्यूरोक्रेसी के साथ किसी भी सियासी जमात के ताल्लुकात इस तरह के होने चाहिए कि उसके ऊपर लेबल लग जाए कि ये बंदा उसी पार्टी का है और ये सब अपने मनपसंद लोग लगाते हैं? चौधरी साहब नहीं है हमारे साथ? अच्छा, चौधरी साहब से अभी हम कोशिश करते हैं कि हमारी बात हो जाए। फैसल चौधरी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा जी, जब तक चौधरी साहब आते हैं। लेकिन इमरान साहब, फैसल चौधरी साहब की आवाज आ गई है। चौधरी साहब, अच्छा, मुझे क्यों नहीं आ रही? चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ जाएगी। ओके जी। जो साहब, अगर आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया तो प्लीज गो अहेड। ये सही है तासुर कि ब्यूरोक्रेसी के साथ किसी भी पार्टी का इस तरह से नत्थी हो जाना कि ये तासुर आए कि जी ये उन्हीं के बंदे हैं, अपनी फेवरेट लोग लगा दिए सारे? यास्मीन राशिद साहब साबिक सूबाई वजीर हैं और डोगर साहब जो है वो लाहौर के सीसी क्यों है। मैंने भी उनको फोन करके पूछा है कि सर क्या बन रहा है आपका, तो किसका क्या मतलब है कि वो मेरे मतलब वो अगर कोई बंदा पूछता है, जैसे इमरान साहब ने कहा उनके भी जाती ताल्लुकात हैं, तो ये तो एक रूटीन की कर्टसी कॉल है और वो अपनी बात कर रही हैं। और अगर बाज़ औक़ात ये पुलिस वाले जो हैं ऐसे होते जिनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है तो जाहिर है उनका एक रिलेशन
पीछे रहा, वो गवर्नमेंट में वो कोई स्ट्रेंजर थोड़ी बात करे एक दूसरे के साथ। वो तो एक साबिक जो सूबाई वजीर है, जो को यास्मीन और वो राशिद साहबा वैसे भी लाहौर से वो सियासत करती हैं। तो इस ऑडियो लीक में तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो पहले भी ऑडियो लीक्स हुई हैं वो जज साहबान की, वो भी ये बेसिकली जो एक बयानिया बनाया जा रहा है स्पेशली नून लीग की तरफ से, क्योंकि उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है, ये ऑडियो लीक्स कौन रिलीज कर रहा है और किस तवातर से रिलीज हो रही हैं, इनके सब कुछ सामने के आने के बाद तो किसी किस्म का शक तो रह नहीं जाता कि इसमें वही लोग शामिल हैं। तो ये भी बात हो रही है ना, देखिए सबका फॉर्मेट भी एक जैसा है, जो उनका एक आती है ना, जो एक प्रेजेंटेशन है, जो एक टेक्स्ट है, जो जिस तरह से वो आ रही हैं वो सारी वो पता चल वो एक ही फॉर्मेट से आ रही है और जहां से आ रही है एडिटर एक ही, एडिटर एक ये भी एक पैटर्न चेक करें कि ये कहां से ट्वीटें एक मिनट में कहां से आ रही हैं। ये एक तवातर है ये ऑडियो लीक्स का, और इसकी मकसद जुडिशरी को टारगेट करना है, क्योंकि जुडिशरी ने आप देखिए ये जब उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है, तो ये सारी चीजें उसके बाद आई, ये सारी चीजें उसके बाद एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिलीज की गई और जुडिशरी को टारगेट करना और जज साहबान को टारगेट करके शायद उनको ये मजबूर करना कि आप इसमें जो इलेक्शन करवाने की तरफ अगर आप गए तो फिर हम ये मामला करें। तो इन मामला के पीछे मैसेज दिया जा रहा है। और नून लीग की तो गिल्ट है ना, नून लीग की तो गिल्ट इसलिए है कि देखिए जो भी ऑडियो लीक्स आई हैं उसमें कोई इस तरह से कह रहा है जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब मरहूम मलिक साहब को कह रहे थे कि आपने वो भाई साहब कह रहे हैं, ये जो भाई साहब लंदन से बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि आप उनको फुल डोज दें। कभी आपने सैफुर रहमान ने ये भी कहा, क्या ये बात हो रही है? एक मामला कोई और अपने क्लाइंट से बात कर रहा है, उस तरह की लेवल नहीं। अच्छा लेकिन चौधरी साहब आपके ख्याल से जो अदलिया ने इस पर बात की है, मीटिंग बड़ी अहम हुई है, इजलास जो हुआ है अदलिया का, उसका फोकस ये है कि ये जो टारगेट किया जा रहा है अदलिया को क्यों और कैसे किया जा रहा है और इससे निपटना कैसे है, या फिर जो पीडीएम और पीएमएलएन मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि जनाब अदलिया इस पे नोटिस ले और अपनी सफाई करे, वो कौन है जो सहूलतकार हैं पीटीआई के, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो, जो कोई अपने उसके खिलाफ जा रहा है हेल्थ के। तो आप समझते हैं कि ये दोनों में से कौन सा नैरेटिव जो है वो डिस्कस हुआ हो? नहीं, मैं तो इस पे इसलिए नहीं करूंगा कि जब तक वहां से रजिस्ट्रार ऑफिस से ऑफिशियल कोई बात नहीं आती तो बाकी क्या सराहियां हैं, क्या सराहियां जो है मैं अदलिया के मुतालिक मैं बहुत रिस्ट्रेंट शो करूंगा कि उनके ऊपर मैं किसी किस्म की जो है वो क्या सराही पे तो बिल्कुल तबसरा नहीं करूंगा। हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये जो काली भेड़ों की जो आपने बात की है वो काली भेड़ें जो इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद है और जो किसी और जगह मौजूद है जो कि ये रिकॉर्डिंग करके चला रही है, अदलिया का काम है कि अपने जजेस की और अपने अदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो। और अगर जजेस जो हैं इस वक्त वो अपने अदारे की जो है वो इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो फिर उनका हाल भी हमारे और आप जैसा हो जाएगा या उन लोगों की तरफ से हो जाएगा जिनको उठा के जो मर्जी कर ले। बिल्कुल। चलिए चौधरी साहब एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक से वापस जी। रेड लाइन ये है कि अगर आप अदलिया को टच को जाएंगे तो अदलिया को खड़ा होना पड़ेगा, वरना को जो है वो भी अपना सिंध पुलिस बना दिया जाएगा। ठीक हो गया। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बातें हैं। नैरेटिव की सारी जंग है और लग रहा है कि पीडीएम एक बयानिया तश्कील देना चाह रही है जिसमें कभी तो वो इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे हैं, कभी पिछले जो आर्मी चीफ थे उनको भी टारगेट करते नजर आते हैं और फिर अब अदलिया के भी एक मखसूस हिस्से को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये भी एक उनके नैरेटिव का हिस्सा नजर आ रहा है कि जनाब ये जो मौजूदा महंगाई है, जो सारा क्योस है, मईशत का जो हाल है, ये सारा इमरान खान साहब की वजह से है। और मरियम साहिबा तो ये भी कह रही हैं कि वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये नैरेटिव जो अब मैंने आपके सामने रखा है, ये क्या लोग बाय कर लेंगे या नहीं, इस पर तज्जियाकारों की राय जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी कि बयानिया एक चाहिए पीडीएम को, मरियम नवाज साहिबा की वापसी हुई है और वो मुतहरिक हैं, कन्वेंशंस कर रही हैं और साथ साथ अपना नैरेटिव भी जो है बिल्ड कर रही हैं। तो क्या उनका नैरेटिव अब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं, जिसके मैंने जिक्र भी किया। उस्मान भाई आपसे इस पर मैं ज़रूर सबसे पहले राय लूँगी
ये जो बात की जा रही है कि ये मेरी हुकूमत नहीं, यानी अवाम का जहाँ पे प्रेशर्स की बात है या अवाम की मुश्किलात की बात है, वहाँ मरियम साहिबा खुद को एक ला ताल्लुक कर रही हैं इस हुकूमत के साथ। ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं लोग कि वाकई जी ये तो शहबाज मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल है अच्छा कि अवाम इस बयानियों को तस्लीम करें। बात आपने देखी मरियम नवाज साहिबा के पहले बयान उठा के देख लें कि हम अवाम को रिलीफ देने आए हैं और जो इमरान खान साहब की वजह से यह हाल हुआ, हम मईशत को खड़ा करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो सका। और जितने मुश्किल फ़ैसले थे वो मिफ्ता इस्माइल साहब से कराए गए, बिल्कुल सारी मुश्किल टॉक्स उनसे कराई गई। जब सूरत हाल थोड़ी स्टेबल हुई और उसके बाद फिर हमने देखा इसहाक डार साहब आए और अब ये सूरत हाल है कि ख़ुद उनकी अपनी पार्टी के अंदर ये बयानियाँ जो है वो नहीं बेच पा रहे। शायद हकान अब्बासी साहब भी डिस्टेंस हो गए, वो कहते हैं जी मैं हुकूमत नहीं हूँ। उसके बाद जो है मरियम साहिबा कह रही हैं कि मैं हुकूमत नहीं हूँ। हालांकि होना तो ये चाहिए था ना कि इनको, आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पार्टी की, आपको अपने चचा के साथ खड़े हो जाना चाहिए था, पीडीएम के आप बैक करती। अब जाहिर है आपको भी पता है कि इन मुश्किल हालात से आप गुजर रहे हैं। अब जब तक आवाम को रिलीफ नहीं देती है हुकूमत, उस वक्त तक ये बयानिया मेरे नहीं ख्याल में कि सेल हो सकता है, मुश्किलात रहेंगी। और इस वक्त तक तो कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही। ये भी कह रही है हमारी हुकूमत तो आई ही 29 नवंबर के बाद है, एक ये भी उन्होंने कुछ दिन पहले लेकिन ये तो उनका सियासी बयान हो सकता है, लेकिन अवाम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो इसको समझूंगा कि ये सिर्फ सियासी बयान है। अमलन जो सूरत हाल है इस वक्त, जो इत्तला आती हैं कि खुद बड़े बड़े मजबूत रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। और ख्वाजा आसिफ की मैं स्टेटमेंट आपको सुनवा देती हूँ, बल्कि ख्वाजा आसिफ ने भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट, आज देखें ना उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखें वो कहा डिफॉल्ट हो चुका है, हो नहीं रहा। सुन लेते हैं जी ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट, थोड़ा इस पे भी राय लेते हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को, मैं उनके साथ होता हूँ। ये इसको क्या कहा जाए, ये एतराफ़े जुर्म है या एतराफ़े अब ये जो पहले से मौजूद प्रेशन है उसमें मजीद इजाफे का बायस बनता है ये वाला बयान। अब हमें बदकिस्मती से कोई ऐसा फेस नजर नहीं आ रहा जो हमें एक उम्मीद दिलाए। सियासतदान होते हैं ना, एक कोई ऐसा फेस होता है, एक लीडर आपको मिलता है कि जो आपको एक डायरेक्शन दिखाता है, कोई इस मौजूदा सूरत हाल से निकालना कैसे है। तो बदकिस्मती से जितने भी बयान, इसहाक डार साहब का बयान आया कि जी अल्लाह हमें नाकाम नहीं करेगा, अल्लाह पे डाल दी, ठीक है कोशिश है, अल्लाह ही कारसाज है, लेकिन मसला ये है कि आप जैसे भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कम से कम आवाम को आके फेस तो करें ना। आप बताएं तो सही। एक महफिल में मैं और इमरान याकूब साहब इकट्ठे थे तो वहाँ पे ये गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें एक हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने ये कहा कि यार इमरान खान साहब जैसे भी थे वो कम से कम आके रोजाना फेस तो करते थे, आके जो भी है सौदा बिके ना बिके लेकिन फेस तो करते थे ना, सौदा लगाते तो थे ना। हाँ लगाते थे, रौनक लगाते थे, जो भी है। यहाँ पे तो ऐसे लगता है कोई फेस करने वाला ही नहीं, कोई तैयार ही नहीं है कि आवाम को बताए कि यार होने क्या वाला है, जो भी आता है। अब नवाज शरीफ साहब का कल का जो बयान है, जो मुझे उस पर बिल्कुल एतराज, ऐसे अल्फाज कि पाकिस्तान लुढ़क रहा है बल्कि सर के बल गिर रहा है। मतलब एक 3 बार के वजीर आज़म को मेरे नहीं ख्याल, कौम को ठीक है मुश्किल हालात होते हैं, उनसे निकलने का एक तरीका होता है, एक वाज़े लाहे अमल होता है। अब बताएं कि यार ये हमारे पास मुश्किल वक्त है, हमने इसको इस तरीके से गुजारना है, ये स्ट्रेटजी है। और सादगी की बात है कि मसलन आप कहें कि यार अवाम से आप कहते हैं कि तमाम तर जो है जुल्म अवाम बर्दाश्त करें, और कहते हैं ये पेट्रोल बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, अवाम बर्दाश्त करें। मसला ये है, और साथ ही खबर आती है कि जो 155 लग्जरी गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं। तो जब अवाम इन चीज़ों को परखते हैं, देखते हैं, और सोशल मीडिया की जो आजकल पावर है, 1 मिनट से पहले खबर आ जाती है, तो अवाम इसके लिए उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम पैसे मांगने जाते हैं तो पूरे लाओ लश्कर के साथ जाते हैं, ब्रांडेड शूज और ब्रांडेड सूट्स पहन के जा रहे होते हैं, और मांगने हम चंदा जा रहे होते हैं। तो ये जो रवैये हैं मेरा ख्याल है इनको बदलना होगा, और लोग अब इसको जज कर लेते हैं। और सबसे पहले कुर्बानी खुद देनी पड़ेगी आपको। वो कहते हैं ना कि पत्थर खुद पहले बांधना पड़ेगा, फिर आवाम से कहें कि यार कुर्बानी दें, और सारी कुर्बानी आवाम दें और आप अयाशी करें। आपको लगता है कि अगर मियां साहब खुद आके यहाँ पर कोई मुश्किल हालात फेस करते, खुद आके अपने खड़े होते सामने, तो क्या PMLN इसी तरह हमें मुश्किल में नजर आ रही होती सियासी तौर पर, जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है? PMLN के सियासी नहीं, अगर तो नवाज शरीफ जैसे इतलात थी कि जी वो आ रहे हैं और पूरे बयानिए को बिल्ड करेंगे, अगर खुद नवाज शरीफ साहब आते, और बात फिर वही है, भले जेल भी जाते, कोई मुश्किल में जाते, जाना ही पड़ना था उनको, जो उनके ऊपर केसेस हैं, उसके बाद वो निकलते।
लेकिन उनका पाकिस्तान आने से ही एक मैसेज मिलता कि यार एक है। लेकिन अब भी मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से कोई ऐसा फोर्स, ऐसी कुव्वत नहीं है कि जो इन सबको एक टेबल पे बिठाए। अभी सूरत हाल ये कोई ये कहे कि शहबाज शरीफ साहब कहेंगे जी मैं तनहा इस सूरत हाल से मुल्क कौम को निकाल लूंगा, मुमकिन नहीं है। जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, एक वाज़े लाहेमल इख्तियार नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई भी सिमत और कोई भी सूरत मुझे तो नजर नहीं आती जब तक। ठीक है, लेकिन इमरान साहब जो अभी उस्मान भाई ने भी बात की है मियाँ साहब की वापसी, इससे क्या ये भी हम तासुर लें कि फिर इसका मतलब है कि एक तो PMLN ने खुद ही मरियम को एक लीडर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी वो एक्सेप्टेंस उन्हें नहीं मिली, और फिर वो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जिस मकसद के लिए वो भेजी गई थी कि वो जाएं जाके कुछ पार्टी को भी संभालें, कुछ बयानियां भी संभालें, इसका मतलब है वो नाकाम हो चुकी हैं। देखिए अभी ये ना कहना कि वो नाकाम हो चुकी हैं कबल इस वक्त है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर समझता हूँ कि मरियम नवाज़ का सिर्फ ये कह देना कि वो ये मौजूदा हुकूमत उनकी नहीं है, ये कोई भी नहीं मानेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जिस वक्त ये हुकूमत बनी है, इमरान खान साहब की हुकूमत जब जा रही थी, तो मैं आपको बिल्कुल ये सच बता रहा हूँ, वो ये है, हमारे वाकफा हाल ने जो स्टोरी बताई थी कि उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ तो असम्बली तोड़ देना चाहते थे, वो तो हुकूमत में आना नहीं चाहते थे। उस वक्त मरियम नवाज साहबा के वालिद मोहतरम 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहने वाले और मियाँ शहबाज शरीफ के बड़े भाई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने जरदारी साहब के साथ मिल के, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिल के ये फैसला किया कि नहीं ये हम हुकूमत बनाएंगे। और उस वक्त तो अब सुन, आप उल्टी स्टोरी बता रहे हैं, हमें तो ये बताया गया था कि मियां साहब नहीं जा रहे थे और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं हमने बनानी है गवर्नमेंट। गुजारिश ये है कि ये जो मर्जी कहते रहे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी ये खबर है, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ कि असल जो स्टोरी थी ये थी। और आप देखेंगी कि जरदारी साहब के जो करीबी हल्के हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीबी हल्के हैं, या नवाज शरीफ साहब जो मीटिंग्स में जाते हैं, कुछ लोग इस वक्त पंजाब की निगरान हुकूमत में भी शामिल हैं, बड़े अहम ओहदों पे शामिल हैं, जो उन मीटिंग्स में शामिल रहे हैं। उनसे आप पूछ लें कि सच क्या है, वो आपको बताएंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से, मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पे, मियाँ नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद के बाद, नहीं जरदारी साहब ने मियाँ साहब को कॉल किया, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आए और वो वज़ीर आज़म बने। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि मियाँ शहबाज शरीफ बड़े बोले थे या बिल्कुल बड़ी जुम्मा है, यानी ये पूरी सोच समझ के, सोच विचार के बाद सब इकट्ठे होके इसमें बने थे। अब मामला ये है कि वो अगर ये कह दें कि नहीं जी ये हालात ऐसे हैं, कब सुन लें, गुजारिश ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बिल्कुल मैं खुद कन्विंस्ड हूँ कि जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है उसकी बुनियादी तौर पे 100% जिम्मेदार PDM की मौजूदा हुकूमत नहीं है, उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत की भी पॉलिसीज शामिल हैं। बल्कि मैं तो इससे भी पीछे जाऊँगा कि जो पिछली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी वो भी इसमें जिम्मेदार है। नहीं, इस तरह तो फिर वो 75 साल हुकूमत ही थोड़ा सबका ही हिस्सा है। सुने ना, नहीं इमरान साहब जिम्मेदार तो हैं, लेकिन जिम्मेदारी का तयन नहीं होना चाहिए, कमीशन नहीं कायम होना चाहिए, कौन जिम्मेदार? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो आपने उस्मान साहब बात की थी ना, डेडलॉक इतना शदीद हो चुका है, डेडलॉक इतना शदीद हो चुका है। अभी आपने एक महफिल की बात की थी, उस महफिल में यह बात भी हुई थी कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जब तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाने की कोशिश की, उनसे यह जानने की कोशिश की कि प्लीज आप हमें बता दें कि 10 कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हम बैठ के तो मुल्क की इकॉनमी को कम से कम सहारा दे सकते हैं। तो उसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, आपको पता है कि बिजनेस का सबसे मोहतबर इदारा समझा जाता है, उसमें तमाम लोगों ने अपने मशवरे दे दिए सिवाय इमरान खान साहब के। अच्छा, ये तैयार ही नहीं हुई उसमें कोई भी मशवरा देने में। शौकत तरीन साहब से रब्ता किया, उन्होंने कहा आप असद उमर और हमाद अजहर से मिले, उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी खान साहब बताएंगे। खान साहब बताने को कुछ तैयार नहीं थे। तो खान साहब के पास जो स्ट्रैटेजी है उन्होंने इतनी सीक्रेट क्यों रखी हुई है, चौधरी साहब से भी जानते हैं। चौधरी साहब, ये जो अभी सारी गुफ्तगू हो रही है, सब इस बात पे मुत्तफिक नजर आते हैं कि बातचीत हो, डायलॉग हो, सब मिलकर एक वे आउट निकालें इस क्राइसिस से निकलने का। फंसा हुआ है जहां पे मुल्क इस वक्त, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर अनाएं और जिद्दों की बात आ जाती है दोनों तरफ से, और इस पर बहुत ज़्यादा लोग तनकीद ये करते हैं कि खुद इमरान खान साहब जो हैं उनकी अंदर जो एक ईगो है वो बात नहीं करते, वो चीज़ों को आगे नहीं लेके बढ़ाने देते, तो इस वजह से जो है वो डेडलॉक रहता है। इस चीज़ को आप कैसे डिफेंड करेंगे? और फिर दूसरी बात ये भी कि जो ये आप समझते हैं कि ये बात कहना
कि जनाब मईशत का उनके पास कोई है ही नहीं है हल, वो भी सिर्फ इलेक्शन कर रहे हैं, इलेक्शन में आके जीत भी गए तो आके करेंगे क्या, कोई स्ट्रैटेजी है? ये अगर आपके रात को उठा के जेल में बंद कर दे और आपके साथियों को उठा के मुकदमों में, जाली और झूठे बोगस मुकदमों में करके सुबह कहीं जाए बात करें, क्या माहौल, इस माहौल में फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए ना, लॉजिकल बात होनी चाहिए। जो लोग तनकीद करते हैं उनको ये नजर नहीं आता कि जिस तरह से इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ और उसकी FIR तक दर्ज नहीं हुई और उनके ऊपर GIT की रिपोर्ट जो है उससे एक रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, उसके बाद जो है मजीद जो मामलात हुए हैं, इन सारे मामलात की मौजूदगी में ये माहौल बनाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये जो राना सनाउल्लाह और ये वो तारड़ जो है वो ये जो आके या बाकी जो इनके अहबाब हैं, क्या वो माहौल इस तरह का बनाते हैं? वो तो माहौल को सब उठा करते हैं। डायलॉग तो होता है, डायलॉग बनाने के लिए इवन जंगों में आप जंग बंदी करते हैं, जंग बंदी करने के बाद कोई माहौल बनाते हैं। ठीक है, अगर इस तरह के माहौल में अगर आप ये समझे कि PTI जो है और या इमरान खान जो है उनके ऊपर आप झूठे केस भी करें, आप उनके ऊपर उनके वर्करों को मारें, आप उनकी लीडरशिप को उठाएं, आप उनके लोगों के ऊपर तशद्दुद करें, उसकी इंक्वायरी ना हो, उनकी बेलें नहीं होने दें, पूरे पाकिस्तान में जाले फेयर इनफ, बिल्कुल ये माहौल बनाने की जिम्मेदारी तो सब यही कहते हैं कि हुकूमत की होती है, लेकिन इमरान खान साहब के पास स्ट्रैटेजी है? जी स्ट्रैटेजी, बात ये है कि स्ट्रैटेजी तो अगर उनके पास नहीं है तो वो तो इस वक्त बात होगी ना जब आप ये सारे जंगो जदल से निकलेंगे। जो इमरान खान के ऊपर स्ट्रैटेजी अगर नहीं होगी वो भी फेलियर हो जाएंगे। ये जो आप री इन्फोर्समेंट ऑफ फेलियर है, ये जो पॉलिसी इस वक्त बनाई गई है कि पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक कोई चीज नहीं होनी, और जो माइट इज राइट की एक पॉलिसी है, ये माइट इज राइट के ऊपर सल्तनतें या स्टेट्स नहीं चलती, रियासतें हैं, वो उसके अंदर बुनियादी असूल होते हैं, रूल ऑफ द गेम कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लॉ होता है, जिसके फ्रेमवर्क के अंदर रह के लोग बातें करते हैं। ये तो बात ही अजीबो गरीब है। यहाँ पे कोई जज कहे उसकी हर्जा सराई शुरू हो जाती है, कोई आप साफी कहे उसको उठा लिया जाता है, कोई सियासतदान कहे उसको उठा लिया जाता है। ये माहौल में जो गंद घोला हुआ है ये तो इस हुकूमत ने घोला हुआ है, और ये स्ट्रेटजी इमरान खान के पास मेरा क्वेश्चन कुछ और है चौधरी साहब, मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को हमेशा तनकीद करते हैं कि खान साहब गवर्नमेंट में आने से पहले कहते थे कि उनके पास 20 माहिरीन की एक टीम है मईशत के ऊपर और वो उन्होंने बड़ा होमवर्क किया हुआ है, और लेकिन जब वो आए तो फिर हमें ऐसा महसूस हुआ कि ना तो वो टीम नज़र आई और ना वो होमवर्क नज़र आया, और फिर बड़ी देर में जाके जो है वो चीज़ें कुछ हमें नज़र आई कि उन्होंने कोई पॉलिसी स्टेप लिए हों जब शौकत तरीन साहब आए। लेकिन अब भी जब इतनी उससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है मईशत की, तो अब क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि खान साहब के पास वाकई कोई इसके लिए रोड मैप है कि मईशत को संभालना कैसे है, कोई इस पे काम हो रहा है? आप इसको देखें ना, आपका जो मुआशी बहरान आया है वो पहले पाकिस्तान में पॉलिटिकल बहरान आया है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट थी, जब वो आपने कहा कि वो इकोनॉमिक्स के महाज के ऊपर जब वो काम कर रहे थे, जब वो गए हैं तो, और जो आज की परफॉर्मेंस है, आप जब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे, जब तक स्टेबल हुकूमत नहीं आएगी, तो आपकी जो आपके का 1.5 हफ्ते पहले यही कहा था कि मैं इजाजत हो तो मैं बात करूं कि मुझे लग रहा है कि आप कह रही है कि मैं राउंड अप करूं। शुड आई कंटिन्यू? जी कर लें, आप अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करें। हाँ, जी मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब इसहाक डार साहब ने आज से 1.5 हफ्ते पहले ये कहा कि जी वो जो IMF की हमारी डील मुकम्मल हो गई है, अभी तक वो जो है उसका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं आई है, आपको बाहर से जो जमानतें आपने IMF को देनी है वो नहीं मिल रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कोई भी इस किस्म की अनपॉपुलर गवर्नमेंट जिसका कोई जो सुबह शाम नहीं है, और जिसके अपने मिनिस्टर जो हैं, चाहे वो मुफ्ता इस्माइल हो, चाहे शाहद खान अब्बासी जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और अब ख्वाजा आसिफ साहब जो है, ये उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और ये अपनी पॉलिसियों को डिफेंड करने में, और उनकी जो चीफ ऑर्गेनाइजर है जो आई है, जो लंदन से उनको भेजा गया था कि कोई कुछ करेंगी, वो खुद को डिस्टेंस कर रही है। तो जब उनके अपने लोग अपनी पार्टी में डिस्टेंस करेंगे तो दूसरी पार्टी के लोग कैसे एतमाद करेंगे? कैसे लेंगे? ठीक हो गया, चलें जी एक ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आकर फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर क्राइसिस, पहले हम सियासी क्राइसिस को हल करना है और उसका मकसद, इसका जो एक तरीका नजर आ रहा है, क्या वो सिर्फ इलेक्शन है या फिर कुछ और भी हो सकता है जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, क्योंकि इलेक्शन की तरफ तो जाते नजर नहीं आ रहे।
क्या इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। तो बात हो रही थी कि वे आउट पर फाइनली क्या है, क्या यही वे आउट है कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं? फिलहाल तो हमें सूबों के इलेक्शंस खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं अभी तक, जिनका डेट तक नहीं अनाउंस हो रही। तो फिर मसला हल कैसे होगा, किस तरफ जाएगा मुल्क का सूरत हाल, सारी इस पर बात कर लेते। तो इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन शेड्यूल के ऊपर सदर साहब ने खत लिखा, चीफ इलेक्शन कमीशन ने आज उनको जवाब भी दे दिया, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, आपने अल्फाज नहीं मुनासिब लिए वगैरह वगैरह, लेकिन डेट के ऊपर अभी भी कोई बात नहीं हुई। अब मंडे को उन्होंने जाना है मिलने के लिए। आपको लगता है ये इलेक्शन हो जाएंगे टाइम पे? देखिए, डेट हो जाएगी फाइनल? है तो बड़ी बदनसीबी, लेकिन अगर आप सच्ची बात पूछे तो मुझे ऐसा महसूस होता है, हंच मेरा ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, अल्लाह करे, ये बात मैं खुद कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ये मेरी बात या मेरा खदशा गलत साबित हो, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं एज अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन फिर क्या होगा। डेडलॉक इतना शदीद हो गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे हालात बन जाएंगे कि जिसमें कोई गैर जमहूरी अमल हो जाएगा। अब आप उसको ये कहें कि मार्शल लॉ लग जाएगा, तो इस वक्त फ़ौज भी नहीं चाहती कि वो मार्शल लॉ लगाए। फिर क्या होगा? फिर वही बात जो नेशनल गवर्नमेंट की बात होती है लेकिन क्या इमरान खान साहब के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर को हुकूमत बन सकती है? फिर वही चीजें जो अपनी कहानियां एक एजिटेशन फिर से वही हमें नजर आती रहेगी। तो ये सारे जो मामलात हैं ना, ये बड़े, मुझे लगता है कि मजीद हालात खराब होने को जा रहे हैं, और इसके लिए अल्लाह रहम करे। वाकई ही ये बात ठीक है कि अल्लाह ताला, मैं तो समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को हदायत दे कि वो अपने अपने छापों के बारे में सोचने की बजाय इस मुल्क के बारे में सोच लें। लेकिन उस्मान साहब, आपको लगता है ये इलेक्शन हो जाएंगे टाइम पे और यही हल है, इलेक्शन हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी? आइन के मुताबिक तो इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, 90 दिन का जो एक मुद्दत हमें देता है आइन। लेकिन बात वही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त बड़ी स्टेक होल्डर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब जिस किस्म की महंगाई का एक तूफान आने वाला है इस वक्त, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसको देखते हुए आप अगर ये कहें कि आप आवाम को महंगाई के एक उस अजाब में डालने के बाद इलेक्शन में जाएं, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इतनी आसानी से, इवन के पंजाब जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उनको सूट नहीं करता। तो उसका फिर बात ये है कि फिर होगा क्या अगर इलेक्शन नहीं है, तो फिर क्या है? तो ये जो हालात हो रहे हैं, जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, और जो आपने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब ये बरमला आप कह रहे हैं कि ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता, तो बात अब इस निज़ाम के खिलाफ जाती हुई नज़र आ रही है। अब मैकेनिज्म क्या होगा, कौन सा निज़ाम आएगा, अभी कहना कबल वक्त है। अगर इलेक्शन नहीं है तो कोई तो सेटअप होगा ना जो मुल्क को चलाएगा। तो कोई भी कोई टेक्नोक्रेट्स या कोई ऐसी हुकूमत जिसको बैकिंग हो फौज की, ये भी कहना चाहिए चूंकि इस मौजूदा हुकूमती सेटअप को सूट नहीं कर रहा इलेक्शन, इसलिए बेशक आइन की खिलाफवर्जी हो जाए, बेशक कोई गैर जमहूरी हो, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। हो तो यही रहा ना, अमलन तो यही हो रहा है ना। अब उसका आप देखें ना, चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब कहते हैं कि जनाब मुझे तो ना तो वजारत खजाना पैसे दे रही है, ना वजारत दाखिला सिक्योरिटी दे रही है, तो मैं कैसे इलेक्शन कराऊं? ठीक है, तो ये चीजें हैं। इलेक्शन कराने इलेक्शन कमीशन ने, और उनको डेट देनी है गवर्नर्स ने। अब गवर्नर्स साहबान जो है डेट देने से इनकारी हो, तो फिर ज़बरदस्ती कैसे इलेक्शन? एक ही अब सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म सादर फरमा दे, तो उसके बाद जाके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सारी नज़रें अदलिया की जानिब ही हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही हैं, और इसीलिए अदलिया के हवाले से भी जो चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि अल्लाह खैर ही करे। लेकिन उस्मान साहब, ये भी बदनसीबी है कि जमहूरी फैसले जो पार्लियामान में होने चाहिए, सियासी जमातों को करने चाहिए, वो अगर आप जजों की तरफ अदलिया की तरफ हो रहा है ना, मैं यही कह रहा हूँ, बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है ये। लेकिन चौधरी साहब, आप जाहिर है आइन और कानून के मानने वाले हैं और उसके दाई भी हैं, तो आपके लिए क्या है इसमें कि ये इलेक्शन ना होना इतना ही एक ऐसा ही बात है जिसपे हम कह लें कि इलेक्शन नहीं हो रहे, अब शायद इस तरह हो जाए उस तरह हो जाए? आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या होगा फिर अगर इलेक्शन नहीं होंगे? तो अनार्की होगी मुल्क में, बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम होगा। जब रियासतें आइन और कानून के रास्ते से हटती हैं तो फिर बिल्कुल बहुत ज्यादा बदअमनी होती है। जैसे मुआशी हालात हैं जिसमें आने वाले दिनों में महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे अपने इलाके में हूँ, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। लोग जो हैं वो महंगाई के हाथों से
और उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और इलेक्शन ही एक वह तरीक़ाकार होता है जिससे लोगों का गुस्सा निकल जाता है। अब इलेक्शन किसी को सूट करते हैं, किसी को नहीं सूट करते, जाहिर है इसको आइन और कानून के ऊपर बालादस्ती तो हासिल नहीं है। एक ही तरीक़ाकार जमहूरियत में होता है कि जब भी कोई डेमोक्रेसी में टर्मोइल आता है या कोई हर्डल आती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो लोगों की तरफ से कुकिर हो जाते हैं कि आप अपना फैसला लें, और लोगों ने ही फैसला करना है। जो अल्टीमेट फैसला कुन कुव्वत अवाम है वही फैसला करती है आइन के तहत और कानून के तहत। अगर आइन और कानून में अमल दरामद जैसा कि अब नहीं हो रहा, मैं नहीं समझता कि जजेस अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारी से पहलू तय करेंगे। अगर वो करेंगे तो जस्टिस मुनीर मोमेंट जैसे कहा जाता है, तमाम जज कॉन्शियस है इस बात पे, लिहाजा वो शायद एग्री नहीं कर रहे। तो ये जो ऑडियो लीक्स है ये उसी का शाखसाना मालूम होती हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अदलिया डेटर नहीं होगी, और अगर अदलिया आइन और कानून के साथ खड़ी। उस्मान साहब एक और जो एक कार्ड इमरान साहब ने अभी खेला है, खान साहब ने, जेल भरो तहरीक का आगाज होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? ये कोई प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएंगे? यकीनन प्रेशर तो बिल्कुल पड़ेगा हुकूमतों के ऊपर, और वैसे भी इमरान खान साहब अकेले का प्रेशर काफ़ी है पहले से ही हुकूमत पर। तो मेरा ख्याल है कि एक ज़ाहिर पॉलिटिकली भी एक मोटिवेट है। लेकिन अवाम साथ देंगे इस किस्म की? देखिए, वोट डालना या ट्विटर पे सपोर्ट करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक इतनी कुर्बानी देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन तो मोटिवेटेड हैं, और मे भी उन्होंने लिस्टें भी बन रही हैं, और वो जेल भरो तहरीक उनकी इस हद तक कामयाब भी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके असरात क्या होंगे ये कबल वक्त नतीजा खेज होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल है अब जिस किस्म के हालात हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को खुद भी पता है, अगर आज भी हुकूमत इमरान खान साहब, मैं तो वही कहता हूँ कि भाई हल क्या है मसले का। अगर शहबाज शरीफ की जगह आज इमरान खान साहब होते तो वो क्या इकदाम ले रहे होते, ये एक बड़ा सवाल है। इसी सूरत हाल का सामना खान साहब को हो तो वो क्या कर रहे होते? क्या यही चीजें नहीं कर रहे होते या क्या कर रहे होते? ये एक बड़ा लेकिन फिर ये सवाल ये भी तो है ना कि उस वक्त ऐसे हालात होते भी इलेक्शन की तरफ जाते, और उन्होंने अपने कंडक्ट से भी ये कहा वो इलेक्शन की तरफ जाते। वैसे ये बात तो इसमें थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो जब वो अदम एतमाद के ऊपर ये बात हो गई थी तो इमरान खान साहब जब उसको जिस तरह भी, खैर वो कासिम सूरी साहब की एक रूलिंग आई, उन्होंने फौरन इलेक्शन की तरफ तहलील करके उन्होंने कहा कि फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि इलेक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये चीज बार अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। चलिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। उस्मान साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आज तशरीफ ला। आपका नाज़रीन, प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।